सो व्हाट्स अप गाइस। तो आज की वीडियो में हम रिकर्सिव फंक्शन समझेंगे सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है। जैसा कि हम ये नाम से समझ सकते हैं, री अकर मतलब दोबारा अकर करे, क्या चीज दोबारा अकर करे, फंक्शन। तो नॉर्मली जब फंक्शन तभी एक्सिक्यूट होता है जब कोई दूसरा फंक्शन उसको कॉल करे। जैसे कि हमने f1 फंक्शन बनाया, अब ये f1 फंक्शन कब एक्सिक्यूट होगा? जब हमारा मेन फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करे। अगर कॉल करने के बाद f1 खुद ही को कॉल करने लगा रहा है, तब वो बन जाता है हमारा रिकर्सिव फंक्शन। अगर वो खुद को कॉल नहीं कर रहा है, जैसे कि मान लिया एक फंक्शन हो गया f2, अब मेन फंक्शन ने f2 को कॉल किया, मेन फंक्शन हमारा एक्सिक्यूट हुआ और वहीं पे टर्मिनेट हो गया, तो ये नॉर्मल फंक्शन हो गया। और वहां पे f1 क्या कर रहा है? जैसे ही मेन फंक्शन ने उसको कॉल किया, अब वो खुद ही को कॉल कर रहा है, लगातार कॉल करता जा रहा है। तो देखो, अगर वो लगातार कॉल करता जा रहा है ना, तो इन्फिनाइट लूप नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कंडीशंस अप्लाई करेंगे, ठीक है, कि कब लूप एक्सिक्यूट होगा और कब हमारा लूप एक्सिक्यूट नहीं होगा। तो बेसिकली एक लूप फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे है हमारा इंट रिकर्सन। अब यहाँ पे इंट लिखा है, मतलब जो वैल्यू रिटर्न होगी वो इंटीजर डेटा टाइप की होगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारा होगा इंट x, ठीक है। अब बेसिकली हम x वैल्यू कुछ मान लेते हैं, तो उसके तरीके से आप बेहतर समझेंगे, ठीक है। जैसे x वैल्यू हमारी आई 5, ठीक है, यूजर ने 5 एंटर किया। अब बेसिकली होगा क्या? मेन फंक्शन का कोड अलग होगा, ठीक है। अब x वैल्यू 5 आई, तो अब हमारी x वैल्यू क्या है? 5, ठीक। अब ये पहले कंडीशन हमारी टेस्ट करेगा कि x वैल्यू 0 है, बिल्कुल नहीं है 0। तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है। अब ये क्या है? 5 - 1 4। अब x वैल्यू क्या हो गई? 4। अब x वैल्यू हो गई हमारी 4। अब वो फिर से टेस्ट करेगा क्या x वैल्यू 0 है, बिल्कुल नहीं 0, तो इसको नहीं एक्सिक्यूट करेगा। अब वो इसको एक्सिक्यूट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4 - 1 3, ठीक। अब x वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई है, ठीक। अब वो फिर से टेस्ट करेगा, देखो दोबारा फंक्शन एक्सिक्यूट हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। तो देखो अब फिर से समझते हैं, ठीक है। अब 3 की वैल्यू एक्स की वैल्यू का 0 है, नहीं 3 है, तो फिर से कंडीशन फॉल्स। अब 3 - 1 2। अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब इसी तरह जब एक्स की वैल्यू एक बार आएगी हमारी 1, ठीक। अब ये फिर से टेस्ट करेगा, क्या एक्स की वैल्यू 0 है, नहीं 0 है। अब फिर से 1 - 1 0। अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब जैसे ही एक्स वैल्यू क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड, रिटर्न हमारा एक्सिक्यूट होगा और हमारा लूप फॉर्मेशन जो एक बन गया था वो ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने रिटर्न के साथ कुछ यूज नहीं किया है, तो इससे क्या एरर देगा? नहीं देगा एरर, ठीक है। बेसिकली जब हमको कंडीशंस ना पता हो, तब हम रिटर्न की क्या चीज रिटर्न करना, ये चीज हम कंफ्यूज है उससे, तो हम डायरेक्टली रिटर्न कीवर्ड का यूज करके हम वहां पे लूप जो है वो टर्मिनेट कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बेसिस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे हो जाएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्शन। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमको दो चीजें जाननी होती हैं, ठीक है। पहले तो हम ये फैक्ट हो गया, ठीक है, एक नाम रख लेते हैं। अब इसमें कितने पैरामीटर्स की हमको जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए, जैसे 5 फैक्टोरियल मानते हैं, ठीक है। तो ये 5 फैक्टोरियल मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1। हमारा लूप कब टर्मिनेट होना चाहिए? जब x की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है, ठीक है, वहां पे लूप टर्मिनेट होना चाहिए। तो हमको पहली चीज पता चल गई कहाँ पे लूप टर्मिनेट होगा, ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए। फिर अब बेसिकली एल्स में एक्सिक्यूट क्या होना है? एल्स में हमारा मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है, जैसा कि हमने अभी एग्जांपल में समझा था। अब बेसिकली हमको करना क्या रहेगा कि हम रिटर्न करा देते हैं, ठीक है, रिटर्न करा देते हैं किसको? x इंटू फैक्ट x - 1। बेसिकली अब ये कर क्या रहा है, अब हम समझाते हैं। देखो जैसे x वैल्यू हमारी 5 आई, तो 5 × फैक्ट 5 - 1 मतलब 4, ठीक।
ये आ गया। अब वो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने जाएगा क्योंकि कंपाइलर को इसकी वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो फिर से वो इसकी वैल्यू एक्सिक्यूट करने जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 4 इंटू फैक्ट 3, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। बेसिकली ये फॉर्मेशन बन जाएगा। जैसे देखो फिर से बता देते हैं, जैसे 5 हमने एक्स वैल्यू डाली तो करेगा क्या, 5 इंटू फैक्ट 5 माइनस 1, इसकी वैल्यू कहाँ गई, 4 आ गई, ठीक। अब इसकी वैल्यू एक्सिक्यूट करेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, 4 इंटू फैक्ट और 4 माइनस 1 3, ठीक है। अब कंपाइलर को इसकी वैल्यू भी नहीं पता है तो इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करेगा, ठीक है। 3 इंटू फैक्ट 3 माइनस 1 क्या गया, 2, ठीक है। अब फैक्ट इसकी भी वैल्यू नहीं पता है, तो बेसिकली वो जब तक एंड वैल्यू नहीं आइडेंटिफाई करेगा तब तक वैल्यू कुछ फंक्शन से बाहर रिटर्न होगी नहीं, ठीक है। फैक्ट 1, अगर जब 1 होगा तो लूप टर्मिनेट होना चाहिए, तो यहाँ पे हम रिटर्न क्या करा दे, अगर 1 करा दे तो हमारा फंक्शन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो ये 1 आखिरी में रिटर्न कर देगा और ये लास्ट में हमारा बन के क्या आ जाएगा 120। तो चलो फिर प्रोग्राम तो समझ में आ गया होगा, अब इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रोग्राम में हमको सबसे पहले क्या लिखना होता है, हैच इंक्लूड stdio.h, सबसे पहले हम लाइब्रेरी लिखते हैं। अब इसके बाद जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन है ना, उसको हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे इंट फैक्ट, नाम को भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक ही पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हम लिख दिए हैं इंट x, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन का कोड लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, मेन फंक्शन में कोई एक वैल्यू जो है वो यूजर से आस्क करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंटर वैल्यू ऑफ n, ठीक है। अब देखो यूजर ने तो वैल्यू एंटर कर दी, अगर हम उसको स्कैन ही नहीं करेंगे तो वो वैल्यू कहाँ जाएगी, वो वैल्यू तो वेस्ट हो जाएगी, तो हमको स्टोर कराना पड़ेगा। अब हमने स्टोर करा दिया, अब हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन है वो कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर कर रहा है, ठीक है। अगर कुछ रिटर्न कर रहा है ना फंक्शन हमारा, तो हमको उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर कराना पड़ेगा, तो हम वेरिएबल f में स्टोर करा देते हैं और हम पास क्या कर देंगे फंक्शन में n, ठीक है। अब हमारा स्टोर तो हो गया, अगर हम प्रिंट ही नहीं करेंगे तो वैल्यू हमारी कहाँ जाएगी, वैल्यू तो दिखेगी नहीं यूजर को, तो प्रोग्राम तो बेकार हो गया ना। तो इसके लिए हमको प्रिंट कराना पड़ेगा फैक्टोरियल d। अब इसके बाद हम लिख देंगे f, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इंट फैक्ट इंट x, ठीक है। अब हमारा रिकर्सिव फंक्शन का कोड लिखते हैं। देखो हमारा लूप कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, जब x की वैल्यू क्या हो रही है 1, और जब x की वैल्यू 1 हो रही है तो हमारा क्या रिटर्न करना चाहिए, 1 करना चाहिए रिटर्न, और एल्स में क्या होना चाहिए, एल्स में हमारा रिटर्न हो, बेसिकली हम रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू ये सब वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई कर पाएगा, वरना ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो हम रिटर्न क्या करेंगे, x इंटू फैक्ट x माइनस 1। बेसिकली इतना कोड लिखने से वैल्यू हमारी जब तक वो फाइनल वैल्यू नहीं कंपाइलर आइडेंटिफाई कर लेगा तब तक वो वैल्यू नहीं रिटर्न होगी। अब हमारा प्रोग्राम तो बन चुका है, अब हम ये देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है कि नहीं। तो चलो आउटपुट देख लेते हैं सबसे पहले। तो हम वैल्यू डाल दे रहे हैं 5, अब हमारा आउटपुट आ गया 120, जो कि बिल्कुल सही है। अब हमारा सेकेंड प्रोग्राम है जिसमें हमको नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं। जैसे यूजर ने हमारा एंटर किया 7 3 5 6, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 4। तो हम कंपाइलर अब ये कैसे काउंट करेगा, हम तो तुरंत काउंट कर लिए, लेकिन कंपाइलर को कैसे हम समझाएं कि ये डिजिट्स कैसे वो आइडेंटिफाई करे। तो देखो अगर हम 7 3 5 6 को 10 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा 7 3 5, और वापस से हम 7 3 5 को डिवाइड कर दें 10 से तो क्या आ जाएगा 73, और फिर हम डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा हमारा 7, और 7 को फिर 10 से डिवाइड कर दे
तो क्या आ जाएगा 0। अब हमने कितनी बार डिवाइड किया 1 2 3 4, तो 4। हम जितनी बार 10 से डिवाइड कर ले जा रहे हैं ना, और जब लास्ट में 0 वैल्यू आएगी ना, वहां पे लूप टर्मिनेट कर देना है। तो हमने किया क्या, जैसे x वैल्यू क्या स्टोर हो गई 7 3 5 6। अब एल्स में हमारा क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, और जब तक कि x की वैल्यू हमारे 0 नहीं आ जाती तब तक वो लूप चलता रहेगा। अब यहाँ पे हमको दो पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। पहला पैरामीटर तो हमारा हो गया x, दूसरा पैरामीटर हो गया हमारा नंबर ऑफ लूप्स। नंबर ऑफ लूप्स मतलब कितनी बार हमारा फंक्शन एक्सिक्यूट हो रहा है, तो वो हम लिख देते हैं i में। ठीक है, अब हम वैल्यू जब वो डिवाइड कर रहा है ना, तब i की वैल्यू हम इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब बढ़ा देंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम तो समझ में आ गया होगा। चलो अब प्रोग्राम करते हैं। अब प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। हमको प्रोग्राम में सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, लाइब्रेरी। ठीक है, और लाइब्रेरी के बाद क्या लिखना रहता है, हमारा रिकर्सिव फंक्शन है उसका डिक्लेरेशन। ठीक है, तो वैल्यू हमारी क्या रिटर्न होगी, नंबर ऑफ लूप्स। ठीक, तो हम लिख देंगे इंट, और यहाँ पे लिख देते हैं रिकर और इंट x इंट i। ठीक है, अब हमारा डिक्लेरेशन तो हो चुका है। अब इसके बाद हम मेन फंक्शन का कोड लिखते हैं, तो इंट मेन। अब हम सबसे पहले तो यूजर से आस्क कर लेते हैं कि वैल्यू एंटर करो। ठीक है, तो उसके लिए हम लिख देंगे printf एंटर वैल्यू ऑफ n। अब इसके बाद हम वैल्यू स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यू स्कैन करना जरूरी है, तभी तो वो स्टोर करा पाएगा। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू आ गई, अब हम क्या करेंगे, पास कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन है वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, तो उसको किसी न किसी वेरिएबल में हमको स्टोर कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एस वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। तो अब यहाँ पे लिख देंगे रिकर, और हम पास क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, एन है, तो एन पास कर देंगे। अब हमारा नंबर ऑफ लूप्स कितना है, नंबर ऑफ लूप्स अभी एक्सिक्यूट ही नहीं हुआ है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ लूप्स तो हो गए हमारे 0। ठीक है, अब हमारे पास एस में फाइनल वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा। तो प्रिंट डेफ नंबर ऑफ डिजिट्स। अब इसके बाद हम हमारे रिकर्सिव फंक्शन का कोड लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे रिकर इंट रिकर। अब डिक्लेरेशन जो हमने ऊपर किया है और नीचे जो किया है उसमें वेरिएबल्स भी हमारे सेम होने चाहिए, वरना फिर एरर आ सकती है। ठीक है, अब हमको सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ता है, जहां पे हमारा लूप टर्मिनेट हो रहा है। कहाँ पे लूप टर्मिनेट हो रहा था, जब एक्स वैल्यू क्या हो जा रही थी हमारी 0। ठीक है, तो वहां पे हमारा क्या रिटर्न कर रहा था, नंबर ऑफ लूप्स। और नंबर ऑफ लूप्स हम किस में स्टोर कर रहे हैं, आई में स्टोर कर रहे हैं, तो रिटर्न आई कर देंगे। और फिर अब हमारा एल्स में क्या एक्सिक्यूट होना चाहिए, एल्स में हमारा कैलकुलेट होना चाहिए रिकर। ठीक है, क्या कैलकुलेट हो कि x जो है वो 10 से डिवाइड कर दें, तो 10 से डिवाइड कर दिया, और i में वैल्यू हम प्लस कर दें, प्लस कर दिया। आया समझ में। अब देख लेते हैं हमने जो प्रोग्राम किया है वो सही है या नहीं। अब हम वैल्यू एंटर करेंगे 5 6 7 8। हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स आ गया 4, तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अब हमारा थर्ड प्रोग्राम है जिसमें हमको स्ट्रिंग का रिवर्स प्रिंट करना है। तो बेसिकली हम प्रिंट कैसे करेंगे, जैसे कि हमारा प्रोग्राम यूजर ने एंटर किया, तो हमारा प्रिंट क्या करना चाहिए, MARGORP। तो अब हम ये करेंगे कैसे, अगर हम स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर लें, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक, अब हमको लूप कहाँ से चलाना पड़ेगा, 6 से चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या प्रिंट कर दे रहे हैं, हम str में स्टोर करा लेते हैं या फिर किसी भी वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। ठीक है, तो str में हम स्टोर करा देते हैं, और हम सबसे पहले क्या प्रिंट कर देंगे, x। ठीक है, x। ठीक, और सबसे पहले हम ये प्रिंट कर देते हैं, जब x वैल्यू 0 होगी
तो str x प्रिंट कर दे और वहीं पे हमारा लूप टर्मिनेट हो जाए। ठीक, तो लूप हमको टर्मिनेट करना है और यहाँ पे कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है, तो हम बेसिकली केवल प्रिंट करेंगे और फंक्शन को हम कॉल नहीं करेंगे, तो नहीं एक्सिक्यूट होगा। ठीक है, कॉल हम जब करते हैं तभी तो एक्सिक्यूट होता है। अब हम बेसिकली हमको करना कैसे है, देखो, जैसे कि हमने इफ कंडीशन में क्या डाल दिया, जब x वैल्यू हमारी 0 होगी तो वो हमारा प्रिंट कर दे। ठीक है, क्या प्रिंट कर दे, प्रिंटफ में क्या लिख देंगे, str ऑफ x। ठीक, ये प्रिंट कर दे और बस यहीं पे हम एंड कर देते हैं। और एल्स में हम क्या लिख देते हैं, printf str ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे भी str ऑफ x प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब जो हमारा फंक्शन में कॉल कर रहे हैं, वैल्यू क्या कर रहे हैं, हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो फंक्शन को कोई नाम रख लेते हैं। ठीक है, कुछ भी रख देते हैं, रिवर। ठीक है, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू हम एक माइनस, ठीक है, माइनस करके रिटर्न कर देंगे। ठीक है, क्योंकि x वैल्यू एक एक करके डिक्रीज हो रही है। ठीक, अब हमको प्रोग्राम तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो प्रोग्राम करेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो चलो फिर अब प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले हम लाइब्रेरी डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हैच इंक्लूड stdio.h। अब इसके बाद हमारी दो लाइब्रेरी का काम रहेगा, पहले तो हमने लिख दी, दूसरी हमारी रहेगी स्ट्रिंग। क्यों, अब हमको स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हमको स्ट्रिंग लाइब्रेरी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम void इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो हमारा फंक्शन है revstr, जो कि रिकर्सिव फंक्शन है, वो कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है बेसिकली, इसीलिए हम यहाँ पे void यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा दो पैरामीटर्स था, एक तो हमारा नंबर ऑफ लूप्स स्टोर करेगा और दूसरा रहेगा हमारा एरे ऑफ कैरेक्टर्स, बेसिकली जो स्ट्रिंग को स्टोर करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम हमारे मेन फंक्शन का कोड लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन। और अब इसके बाद सबसे पहले हमको करना क्या रहता है, स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, मैक्सिमम साइज 100 डाल देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यूजर से हम आस्क करना पड़ेगा, क्योंकि यूजर को पता कैसे चलेगा कि स्ट्रिंग कब एंटर करें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंटर स्ट्रिंग। ठीक है, अब यूजर को पता चल गया। ठीक है, यूजर ने एंटर भी कर दिया, लेकिन अगर हम स्कैन नहीं कराएंगे तो फिर वो हमारा कहाँ पे जाएगा, वो तो स्टोर ही नहीं हो पाएगा डेटा में। ठीक है, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा %s। ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रिंग से डील कर रहे हैं, इसीलिए बेसिकली %s लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास अब हम सीधे पास कर देते हैं। ठीक है, अब देखो हम स्ट्रिंग की लेंथ किस फंक्शन से कैलकुलेट करेंगे, रेव। अब जो हमारा स्ट्रिंग लाइब्रेरी है उसमें होता है strlen फंक्शन। ठीक है, अब हम उसमें str पास कर देंगे, जैसे कि प्रोग्राम, जैसे कि पहले समझाया था कि प्रोग्राम में 7 उसकी लेंथ आ रही है, तो लूप हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, लूप हमारा 6 से स्टार्ट हो रहा था, तो बेसिकली हमको एक कम से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे strlen -1 कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब हमारे जो स्ट्रिंग जिसमें स्टोर हुई है ना उसको पास कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, हम जो मेरा रिकर्सिव फंक्शन है ना उसका कोड लिखते हैं। चलो फिर ठीक है, लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे इंट आई, उसके बाद लिखेंगे हैं हम कैरेक्टर str। ठीक, अब देखो सबसे पहले हमको करना क्या रहता है, जहां पे हमारा लूप एंड होगा ना वहां पे लिखते हैं। बेसिकली ये लूप की तो फॉर्मेशन है, तो हम क्या लिख देंगे, इफ i इक्वल्स टू 0। जब i की वैल्यू 0 है ना, तुम रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, अब देखो जब i की वैल्यू 0 है तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर बेसिकली प्रिंट होना चाहिए, तो हम लिखेंगे %c। अब देखो एक कैरेक्टर को प्रिंट करा रहे हैं, इसीलिए हम %c लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या लिख देंगे, str ऑफ i। ठीक, अब देखो हमको एल्स पार्ट में क्या करना है, एल्स पार्ट में भी बिल्कुल यही रहेगा, हमको भी इसमें भी वही स्टेटमेंट रहेगा %c str i। लेकिन इफ और एल्स में बेसिकली डिफरेंस इतना चीज का है कि हम एल्स पार्ट में rev str फंक्शन जो हमारा है, जो कि रिकर्सिव फंक्शन है, उसको कॉल करेंगे तभी तो वो रिकर्सिव फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे i की वैल्यू हम डिक्रीज कर देंगे। ठीक, i की वैल्यू हमने डिक्रीज कर दी और हमारा स्ट्रिंग किस में स्टोर था, str में, तो str पास कर देंगे।
अब हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब हम आउटपुट देख लेते हैं। चलो फिर आउटपुट देखते हैं। तो हम लिख देते हैं PRO प्रोग्राम। ठीक है, तो हमारा ये उल्टा होके आ चुका है। हमारा फोर्थ प्रोग्राम है जिसमें हमको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है। सबसे पहले तो यूजर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स आस्क करेंगे। ठीक है, तो वो हम स्टोर कर लेते हैं n में। मान लीजिए हमारा n की वैल्यू यूजर ने एंटर की 5, तो हमारा प्रिंट क्या करना चाहिए? 0 1 1 2 3। अब देखो फिबोनाची सीरीज होता क्या है? लास्ट 2 एलिमेंट्स का सम। ठीक है, जैसे कि 0 और 1 को जब सम करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 1, और 1 और 1 को सम करेंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 2, और 1 और 2 को सम करेंगे तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 3। अब हमको बेसिकली ये समझना रहेगा कि फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हम कैसे निकालेंगे जिनको सम करने पर हमारा 0 आए। तो a और b मान लेते हैं और सम स्टोर करते हैं s में। हम देखो a की वैल्यू अगर हम -1 ले और b की वैल्यू ले 1, तो हम जब सम करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0। अब हमको करना क्या है? a, b और s। अब b की वैल्यू s को पास करनी है और s की वैल्यू b को। तो b की वैल्यू क्या है? हमारी 1 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और s की वैल्यू 0 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, अब हमारा सम क्या आ जाएगा? 1 + 0 1 आ गया। ठीक है, अब फिर से पास करेंगे। ठीक, ये पास तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारी n की वैल्यू 0 ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही 0 होगी हमको कुछ नहीं प्रिंट करना है, हमको अपना लूप जो है वो टर्मिनेट कर देना है। ठीक है, जो हमारा रिकर्सन है वो वहीं पे रुक जाना चाहिए। ठीक, अब देखो b की वैल्यू क्या है? 0, तो 0 हमारा e में स्टोर हो जाएगा, और s की वैल्यू 1 है तो हमारा b में 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक, और अब सम क्या आ जाएगा? हमारा 1। अब इसी तरह हमारा लूप चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो प्रोग्राम तो समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं कोड। सबसे पहले तो हम लाइब्रेरी डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसके लिए लिखेंगे #include stdio.h। अब इसके बाद जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन है उसको डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो हमारा रिकर्सिव फंक्शन जो है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे void कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा रिकर्सिव फंक्शन का नेम लिख देते हैं फिबो। अब यहाँ पे हमारे पास 3 पैरामीटर्स यूज होंगे। ठीक है, तो पहला तो हो गया हमारा int a, फिर आ गया हमारा int b, फिर int s। अब इसके बाद जो हमारा मेन फंक्शन है उसकी कोडिंग लिखेंगे, तो int main, और अब सबसे पहले तो हम डिक्लेयर कर देंगे int n। ठीक है, अब हम यूजर से आस्क करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंटर करो, उतना ही हम तुमको प्रिंट करके देंगे। ठीक है, अब देखो हम स्कैनफ करा लेते हैं और एड्रेस में स्टोर कर लेते हैं। अब इसके बाद हमको करना क्या है? हमको डायरेक्ट पास कर देना है। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारी क्या थी? -1, क्योंकि -1 a से स्टार्ट करेंगे तभी हमारा आएगा -1, और b की वैल्यू 1। अब हमारा s हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे s जो है बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है, कितने एलिमेंट प्रिंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे s की जगह पे हम कर देते हैं x, तो थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो हमको करना क्या है? हमको अब हम जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन है उसका कोड लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? int फिबो, और यहाँ पे रहेगा int a, int b और int x। अब इसके बाद हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे int s। ठीक है, अब हमको करना क्या है? सबसे पहले तो हमको लिख देना है कि हमारा लूप एंड कब होगा? जब x की वैल्यू होगी हमारी 0। तो क्या कर दे? बेसिकली वहां पे लूप एंड हो जाए, तो कोई कंडीशन नहीं लिखेंगे। अब else लिख देते हैं। ठीक है, अब else क्या होगा हमारा? अब इसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सम करना चाहिए, s = a + b। फिर सम करने के बाद क्या करना चाहिए? प्रिंट कर दे, तो %d और स्पेस, फिर हम क्या प्रिंट करेंगे? s। अब इसके बाद हमको पास करना है, तो देखो a की जगह पे पहले हमारा क्या है? a है, तो a की जगह पे क्या होना चाहिए? b होना चाहिए। ठीक है,
बी क्यों होना चाहिए? क्योंकि बी की वैल्यू ए को पास करनी है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले बी। ठीक, अब देखो बी की वैल्यू कहाँ से आएगी? एस से, तो हम क्या लिखेंगे? एस। अब उसके बाद हमारा जो एन है वो डिक्रीज होना चाहिए, तो इसीलिए लिखेंगे एक्स माइनस 1। ठीक, अब इसके बाद हमारा कोड बन के तैयार हो चुका है। चलो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कोड सही है कि नहीं। ठीक है, तो हम लेंथ डाल देते हैं 5 और हमारा आंसर बिल्कुल सही है।